मेरे बच्चों खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर चंद एकेडमी सूरजगढ़ में ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन में बिजनेस स्टडी में हम लोगों ने 10 का चैप्टर शुरू कर रखा है। इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्वतंत्र सहमति संबंधी प्रावधान या नियम। आज का अपना टॉपिक है स्वतंत्र सहमति संबंधी प्रावधान या नियम। इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता किसमें होती है? अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 के अनुसार बताया था मैंने। जो स्वस्थ मस्तिष्क का होता है, आवेश होता है, राजनियम द्वारा जिसको अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो उसमें अनुबंध करने की क्षमता होती है। इसके बाद में इसमें आवेश साथ किए गए जो भी ठहराव होते हैं उससे संबंधित जो नियम है उनके बारे में लोगों ने पढ़ा। अस्वस्थ मस्तिष्क के जो व्यक्ति होते हैं या स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति होते हैं उससे संबंधित जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की। उसके बारे में राजनियम द्वारा कई व्यक्तियों को अयोग्य घोषित किया गया है जिनको अनुबंध करने या ठहराव करने पे प्रतिबंध लगाया जाता है। ये कल हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे राजनीतिक स्थिति कानून होते हैं या उस पेशी कानून होते हैं या वैधानिक कानून के अंतर्गत होते हैं, इनके बारे में कल हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वतंत्र सहमति संबंधी वैधानिक नियम। तो सबसे पहले आता है सहमति क्या होती है। सहमति से आप क्या समझते हो? सहमति होती है दोनों पक्षकार एक ही बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं। दोनों पक्षकार दो पक्षकार होते हैं, एक होता है प्रस्तावक और एक होता है प्रस्ताव गृहीता। दो पक्षकार होते हैं। कोई भी ठहराव या अनुबंध होता है उसमें कम से कम दो पक्षकारों का होना आवश्यक होता है। एक प्रस्ताव को रखने वाला होता है और दूसरे उसको स्वीकृति प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार से प्रस्तावक तथा प्रस्ताव गृहीता दोनों ही एक ही बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं, उसे हमें सहमति कहते हैं। अब आता है स्वतंत्र सहमति क्या होती है। स्वतंत्र सहमति से आप क्या समझते हैं? स्वतंत्र सहमति क्या होती है? अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 13 के अनुसार, अनुबंध अधिनियम की धारा 13 के अनुसार स्वतंत्र सहमति वह होती है। स्वतंत्र सहमति तब मानी जाती है जो निम्नलिखित प्रभावों में से, निम्नलिखित प्रभाव में उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्यावर्णन, त्रुटि आदि के प्रभाव से न दी गई हो। अर्थात स्वतंत्र सहमति जो होती है उसमें उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्यावर्णन या त्रुटि या गलती आदि किसी के भी प्रभाव में आकर के न दी गई हो। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 13 के अनुसार स्वतंत्र सहमति तब मानी जाती है जब उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्यावर्णन,
त्रुटि, गलती आदि के किसी भी प्रभाव में से, ये जो 5 होते हैं, इसके किसी भी प्रभाव में आकर के न दी गई हो, उसे हम स्वतंत्र सहमति कहा जाता है या स्वतंत्र सहमति माना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जय विजय को उसकी नई कार, यानी जय जो विजय है उसको जान से मारने की धमकी देकर के उसकी जो नई कार है वो 25,000 रुपए में क्रय कर लेता है। जय विजय को जान से मारने की धमकी देकर के उसकी नई जो कार है वो 25,000 रुपए में खरीद लेता है, क्योंकि जय विजय की सहमति उत्पीड़न द्वारा की गई है, उत्पीड़न द्वारा हुई मानी जाती है। अतः इस कारण ये सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाती। तो इस प्रकार से एक बार फिर हम लोग संक्षेप में कह सकते हैं कि स्वतंत्र सहमति वह होती है जो धारा 13 के अनुसार उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्यावर्णन, त्रुटि या गलती आदि किसी के प्रभाव में आकर न दी गई हो, उसे स्वतंत्र सहमति माना जाता है। उसके बाद में पहला जो आता है वो है उत्पीड़न संबंधी प्रावधान। उत्पीड़न संबंधी प्रावधान स्वतंत्र सहमति में उत्पीड़न संबंधी जो प्रावधान होते हैं उन्हें निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पे जाना जा सकता है। पहला है उत्पीड़न का आशय जो होता है, उत्पीड़न का आशय जोर जबरदस्ती कार्य करवाना, डराना, धमकाना, बल प्रयोग आदि का जो प्रयोग किया जाता है वो उत्पीड़न संबंधी कार्य माना जाता है। धारा 15 के अनुसार एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ठहराव करने के लिए, एक पक्षकार जो होता है ठहराव करने के लिए दूसरे पक्षकार को बाध्य करता है। इसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ठहराव करने के लिए बाध्य करता है या ऐसा कोई कार्य करता है जो भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित हो। भारतीय जो दंड विधान द्वारा होता है वो वर्जित होता है। तो उत्पीड़न का आशय क्या होता है? जोर जबरदस्ती, डराना, धमकाना, इस प्रकार का जो कार्य इसमें किया जाता है। दूसरा आता है एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ठहराव करने के लिए बाध्य करता है या कोई भी ऐसा कार्य करना जो भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित माना जाता है, अथवा किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए उसकी संपत्ति को रोकना या संपत्ति को रोककर रखने की धमकी देना, ये उत्पीड़न के अंतर्गत आता है, उत्पीड़न माना जाता है। तो इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला जो बिंदु है इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण हुई। एक तो है एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ठहराव करने के लिए बाध्य करना, ये भी उत्पीड़न आता है। कोई भी ऐसा कार्य करना जो भारतीय दंड विधान के द्वारा वर्जित है। और तीसरा आता है एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ऐसी धमकी देना जिसमें उसकी संपत्ति को रोक करके रखना या रोकने की धमकी देना, ये भी उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है उत्पीड़न को इंगित करने वाले जो शब्द होते हैं, उत्पीड़न को इंगित करने वाले शब्द, इसमें मारना, पीटना, डराना, धमकाना, बल प्रयोग करना, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति जो होती है उसको रोक करके रखना,
या चोरी, डकैती, अपहरण, बलात्कार आदि संबंधी जो कार्य होते हैं ये भारतीय दंड विधान द्वारा भी वर्जित होते हैं और इस प्रकार की जो कार्य होते हैं उनको उत्पीड़न से संबंधित ही माना जाता है। तीसरा जो है उत्पीड़न ठहराव करने के उद्देश्य से किया जाता है। ठहराव करने के उद्देश्य से किया जाता है। एक पक्षकार जो होता है दूसरे पक्षकार के ऊपर कोई भी डराता है, धमकाता है, दबाव डालता है, बल प्रयोग करता है या अन्य किसी भी प्रकार की धमकी देता है तो उसका जो मुख्य उद्देश्य जो माना जाता है वो उत्पीड़न के अंदर ठहराव करना ही उसके अंतर्गत होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है पक्षकार अनुबंध करने के उद्देश्य से, पक्षकार अनुबंध करने के उद्देश्य से, पक्षकार अनुबंध करने के उद्देश्य से व्यक्ति को समय या उसका कोई संबंधी जो होता है, सगा संबंधी जो होता है, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अनुबंध करने के उद्देश्य से उसका कोई सगा संबंधी होता है उसके विरुद्ध उत्पीड़न का प्रयोग करना या बल प्रयोग करना, यानी एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के साथ अनुबंध करने के उद्देश्य से उसके स्वयं के विरुद्ध, यानी दूसरा जो पक्षकार होता है प्रस्ताव ग्रहीता उसके विरुद्ध या उसका जो कोई सगा संबंधी होता है, कोई रिलेटिव होता है उसके विरुद्ध भी बल प्रयोग या धमकी वगैरह जो देना है ये भी उत्पीड़न के अंतर्गत ही माना जाता है। उसके बाद में एक और जो महत्वपूर्ण बात आती है जहां पे उत्पीड़न का प्रयोग किया गया है वहां पे भारतीय दंड विधान संहिता लागू होना या न लागू होना ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगर भारतीय दंड संहिता वहां पे लागू होता है तो भी ठीक है और नहीं लागू होती है तो भी ठीक है, इसका कोई प्रभाव नहीं है, सभी परिस्थितियों में इसको लागू हुआ ही माना जाता है। उत्पीड़न से संबंधित एक और जो महत्वपूर्ण बात आता है, यदि कर्मचारी अपने नियोक्ता के खिलाफ अपनी मांगे मनवाने के लिए, यानी किसी भी बड़ी कंपनी में काम करते हैं और वहां पे कार्य करने वाले जो लेवल होती है, कार्य करने वाले कर्मचारी जो होते हैं वो अपनी मांगे मनवाने के लिए किसी भी प्रकार का अगर प्रदर्शन करते हैं या कोई धमकी वगैरह देते हैं तो ऐसे कार्य को उत्पीड़न नहीं माना जाता, क्योंकि किसी भी कंपनी में काम करने वाले, किसी भी संस्था में कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो अपनी जायज मांग को मनवाने के लिए नियोक्ता के खिलाफ किसी भी प्रकार का वो प्रदर्शन करते हैं या उसको धमकी देते हैं तो अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत उस कार्य को उत्पीड़न नहीं माना जाता, क्योंकि वह अपने जायज मांगों को मनवाने के लिए उन्हें ऐसा करने का अधिकार होता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा स्वतंत्र सहमति के अंतर्गत जो पहला बिंदु आता है उत्पीड़न है, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी की। उसके बाद में दूसरा जो बिंदु आता है इसमें वो है अनुचित प्रभाव। उत्पीड़न का अध्ययन करने के बाद में दूसरा जो बिंदु आता है वो अनुचित प्रभाव होता है। अनुबंध अधिनियम की धारा 16, अनुबंध अधिनियम की धारा 16 के अनुसार अनुचित प्रभाव
से ग्रस्त ठहराव तब माना जाता है, अनुचित प्रभाव से प्रेरित ठहराव तब कहा जाता है जब पक्षकारों के मध्य ऐसे संबंध होते हैं, पक्षकारों के मध्य ऐसे संबंध होते हैं, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की स्थिति या दायित्व को प्रभावित करने की स्थिति में होता है। समझ गए? यानी अनुचित प्रभाव के अंदर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्थिति को या दायित्व को प्रभावित करने की स्थिति में होता है। और दूसरी बात आती है कि वह पक्षकार उस दायित्व या स्थिति का फायदा वह दूसरे पक्षकार के साथ अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए करता है, अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, तो वह अनुचित प्रभाव से ग्रसित ठहराव माना जाएगा। इस प्रकार से कई एग्जाम्पल्स इसमें होते हैं। अनुचित प्रभाव में अगर देखें तो है पुलिस तथा अपराधी, डॉक्टर तथा मरीज, वकील तथा मुवक्किल, गुरु तथा शिष्य, माता पिता तथा उसकी संतान, ऋणदाता तथा ऋणी, ये इसको शो करने वाले प्रभावित करने वाले जो इसके एग्जाम्पल होते हैं। अनुचित प्रभाव समझ गए, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को प्रभावित करने की स्थिति में होता है, उसके दायित्व को प्रभावित करने की स्थिति में होता है, और एक पक्षकार अपने उस स्थिति का फायदा दूसरे पक्षकार के समूह के अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 16 के अनुसार उसको अनुचित प्रभाव माना जाता है। जिस प्रकार से एक पुलिस वाले जो होते हैं वो अपराधी से दबाव के अंदर कुछ भी करवा सकते हैं, उसी प्रकार से डॉक्टर जो होता है वो मरीज को बड़ी बीमारी बता करके या किसी प्रकार की बीमारी बता करके उसे अनावश्यक रुपए ऐंठ लेता है। उसी प्रकार से वकील जो होता है अपने मुवक्किल को अपने जो केस जो होते हैं उसको हारने या जीतने का आश्वासन दे करके उससे भी रुपए ऐंठ सकता है। इसी प्रकार से गुरु भी बच्चों से डरा धमका कर कई प्रकार के जो कार्य करवाते हैं। उसी प्रकार से माता पिता का भी अपनी संतान को दबाव होता है, और इसी प्रकार से आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए ऋणदाता से अगर अपन लोग ऋण लेते हैं तो उस कंडीशन भी ऋणी जो होता है एक प्रकार से ऋणदाता उसको प्रभावित करने की स्थिति में माना जाता है। इस प्रकार से अनुचित प्रभाव से प्रभावित ठहराव में पीड़ित पक्षकार चाहे तो उस अनुबंध को व्यक्त घोषित कर सकता है। अनुचित प्रभाव में पीड़ित पक्षकार जो होता है इस प्रकार के जो ठहराव होते हैं उसको व्यर्थ घोषित कर सकता है, अथवा अनुबंध के पालन करने के लिए दूसरे पक्षकार को बाध्य किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये दो टॉपिक हमारे पूरे हुए, एक है उत्पीड़न और दूसरा जो आता है वो अनुचित प्रभाव है। तीसरा बिंदु से समित आता है वो है कपट। हम लोग पढ़ रहे हैं स्वतंत्र सहमति के अंदर आने वाले महत्वपूर्ण जो शब्द होते हैं उत्पीड़न है, अनुचित प्रभाव है, कपट है, मिथ्या वर्णन है, त्रुटि, इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम कपट के बारे में अध्ययन करते हैं। वो धारा 17 के अंतर्गत आता है।
अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 17 में कपट संबंधी वर्णन किया गया है। कपट का अर्थ होता है इसमें एक पक्षकार द्वारा या उसके एजेंट द्वारा किसी दूसरे पक्षकार से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं उनको जानबूझ करके छिपाना या उनका मिथ्या वर्णन करना। इस प्रकार से कपट के अंतर्गत एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के लिए या एक पक्षकार जो होता है खुद के द्वारा, क्या समझे इसमें, एक पक्षकार के द्वारा या दूसरे नंबर पे उसको एजेंट जो होता है अनुबंध करने के उद्देश्य से दूसरे पक्षकार को धोखा देने के उद्देश्य से मिथ्या वर्णन करना या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाना, ताकि दूसरे पक्षकार को धोखे में रख करके अनुबंध किया जा सके, उसको कपट बोलते हैं। एक बार फिर सुन लो, अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 17 के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है कि कपट से तात्पर्य किसी पक्षकार या उसके एजेंट द्वारा जानबूझ करके अनुबंध के जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनको छिपाना या उनका मिथ्या वर्णन करना, ताकि दूसरे पक्षकार को धोखे में रख करके अनुबंध किया जा सके। अनुबंध से संबंधित या इसके अंदर जो कपट होता है इसके जो महत्वपूर्ण जो कार्य जो आते हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। कपट से संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं असत्य बात को जानबूझकर सत्य बताना। असत्य जो कोई बात होती है झूठ होती है लेकिन जानबूझकर उसको सत्य बताया जाता है, ये भी इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है कोई भी ऐसा कार्य करना जिसका उद्देश्य दूसरे पक्षकार को धोखा देना हो। कोई भी ऐसा कार्य करना जिसमें दूसरे पक्षकार को धोखा देने के उद्देश्य से किया जाता है। दो बातें हो गई, असत्य बात को जानबूझकर सत्य बताना और कोई भी ऐसा कार्य करना जिसमें दूसरे पक्षकार को धोखा देने के उद्देश्य से किया जाता है, या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें अधिनियम के अंतर्गत कपट में घोषित किया गया है वो भी कपट माना जाता है, या मौन रहना या चुप रहना होता है ये भी अधिनियम के अंतर्गत कपट माना जाता है, और दूसरे पक्षकार को वास्तव में धोखा देना भी कपट कहलाता है, ये कपट के अंतर्गत आता है। उसके बाद में चौथे नंबर का जो आता है मिथ्या वर्णन। मिथ्या वर्णन, ध्यान रहे हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है स्वतंत्र सहमति, और स्वतंत्र सहमति से प्रभावित होने वाले प्रमुख जो बिंदु होते हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंदर चौथा बिंदु है मिथ्या वर्णन। ये अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 18 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत जब कोई पक्षकार किसी असत्य बात को उसकी सत्यता में विश्वास करते हुए वर्णन करता है। जब कोई पक्षकार किसी भी असत्य बात को उसकी सत्यता में विश्वास करते हुए वर्णन करता है तो उसको मिथ्या वर्णन माना जाता है। अनजाने में किए गए ऐसे कथन जो वास्तव में सत्य नहीं है, अनजाने में किए गए ऐसे कथन जो वास्तव में सत्य नहीं है, मिथ्या वर्णन कहलाता है। यानी दो बातें, एक तो कोई भी ऐसा तथ्य जिनको जानबूझकर जो असत्य है उसको सत्य बता करके वर्णन किया जाता है, और एक अनजाने में किया गया कोई भी जो मिथ्या वर्णन होता है, गलत वर्णन होता है, तो वो भी मिथ्या वर्णन के अंतर्गत ही आता है। दो प्रकार का होता है, एक होता है कपटपूर्ण मिथ्या वर्णन,
दो प्रकार का होता है, कपटपूर्ण मिथ्या वर्णन और दूसरा होता है अज्ञानवश मिथ्या वर्णन। कपटपूर्ण मिथ्या वर्णन वो होता है जो जानबूझ कर किया है, मालूम होता है कि बात असत्य है लेकिन उसको सत्य बता करके उसका वर्णन किया जाता है, वह है कपटपूर्ण मिथ्या वर्णन माना जाता है। और अज्ञानवश मिथ्या वर्णन वह होता है जो जानबूझ करके नहीं किया जाता, जिसकी जानकारी नहीं होती है, अनजाने में जो किया जाता है वह अज्ञानवश मिथ्या वर्णन होता है। तो इस प्रकार से एक और जो इसके अंदर आता है, कोई भी ऐसा कार्य जो होता है वो त्रुटि या गलती के द्वारा हो जाता है, वो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। गलती का अर्थ होता है किसी विषय के संबंध में गलत विश्वास, विषय की जानकारी नहीं होती है और उसके मध्य किसी प्रकार का जो गलत विश्वास होता है। अनुबंध अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत जब ठहराव करने वाले दोनों पक्षकार ठहराव के लिए आवश्यक तथ्य संबंधी गलती पे होते हैं, ठहराव करने के लिए दोनों जो पक्षकार होते हैं, प्रस्ताव तथा पीड़ित पक्षकार जो होते हैं, ठहराव करने के लिए आवश्यक तथ्य संबंधित होते हैं। जैसे दोनों पक्षकारों के मध्य एक पक्षकार है, एक बी पक्षकार है, इस प्रकार से दोनों एक दूसरे से गाय 25 जुलाई को 2 गाय खरीदने का ठहराव करते हैं, लेकिन उसके पश्चात ये मालूम होता है कि गायों की मृत्यु तो 24 जुलाई को ही हो चुकी है। तो इस प्रकार से दोनों जो पक्षकार होते हैं वो ठहराव संबंधी आवश्यक गलती पे होते हैं। इस प्रकार के जो ठहराव होते हैं वो त्रुटि या गलती के ऊपर आधारित होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने स्वतंत्र सहमति के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। स्वतंत्र सहमति उत्पीड़न, कपट, मिथ्या वर्णन, अनुचित प्रभाव, त्रुटि या गलती आदि पर आधारित नहीं हो, इससे संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां हम लोगों ने प्राप्त की। कल हम लोग इसे आगे का जो टॉपिक आता है उसके बारे में कल हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।